हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी करे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 10+2 लेवल और आरपीएफ कांस्टेबल की। तो आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में आपको करवाऊंगी आरपीएफ एसआई के 9 दिसंबर 2024 को पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन। इससे पहले मैंने सारे ही शिफ्ट के करवा दिए हैं, 3 दिसंबर के, 2 दिसंबर के। ठीक है, जिन्हें नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 40, 16, 8 और 24 से विभाज्य है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को क्या करना है? इस क्वेश्चन को बिना आपको सॉल्व किए सिर्फ ऑप्शन देख करके टिक करना है। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आप इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? कि ये जो चारों ऑप्शन है ये कहीं 40 से कट रहा है। देखिए, ये 27 40 से कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे लास्ट में 0 है। अब 0 है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन बचता है जिसमें 0 है। किसमें है? सेकंड में है। तो यही वाला कटेगा। अब देखिए 4 6 24, तो यही वाला क्या हो रहा है? यही वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको लगेंगे एलसीएम लेने। तो इतना अगर बड़ा मेथड आप करने लगेंगे तो आप करते ही रह जाएंगे। ठीक, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि रुचि और शीतल एक व्यवसाय में 9 अनुपात के 6 अनुपात में क्या करती है? निवेश करती है। यदि कुल लाभ इतना है तो रुचि और शीतल को प्राप्त लाभों में अंतर पता करना है। देखिए, जो जिस अनुपात में निवेश करेगा उसको उसी अनुपात में लाभ होगा, यानी कि निवेश का अनुपात लाभ का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो निवेश का अनुपात 9:6 दिया गया है, तो ये क्या है? ये निवेश का अनुपात है। ये तो हम क्या करेंगे, इसको लाभ का अनुपात मान लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल यूनिट कितनी है? टोटल यूनिट है 15 यूनिट। अच्छा, ठीक है, 15 यूनिट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 15 यूनिट बराबर कितने दी गई? टोटल लाभ के ना। 5 3 जा हो जाएगा, 5 5 जा, और उसके बाद 1 2 5 5 जा, 1 2 5 5 जा 25। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 3 से कटेगा इसका, 3 1 जा हो जाएगा, 1 2 3 8 जा हो जाएगा, और 1 यहाँ 3 5 जा हो जाएगा, तो 185 हो जाएगा। एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 185 रुपीस का लाभ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे लाभ का अंतर पूछा है, तो जो निवेश का अंतर होगा वही लाभ का अंतर होगा। तो निवेश का अंतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना। 9 और 6 का निवेश का अंतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 3 यूनिट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, एक 25। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 2 डिजिट क्या है? 5 5 है। आगे आप सॉल्व मत करिए, आपका टाइम बच जाएगा इससे। देखिए 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 4 5, तो यही वाला आएगा, 5 5 5 आएगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट की जब डिजिट मिलने लगती है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लगा देना है, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए। दीदी अपने स्कूटर को क्या करती है? इतने रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए, सिर्फ ये देख करके हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर 1। अब आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी हम कैसे लगा दिए? अरे भाई, विक्रय मूल्य के, देखिए विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट 1 आ रहा है और सेलिंग प्राइस 6 आ रहा है। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस आएगा हमारे क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए प्रॉफिट 1 है और ये कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 है ना। तो आपका लाभ प्रतिशत तो 20% ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मिश्रण बनाने के लिए जिसकी कीमत 110 के प्रति केजी है, एक प्रकार के 30 किलोग्राम चावल को दूसरे प्रकार के 60 किलोग्राम के चावल के साथ मिलाया जाता है जिसकी कीमत 100 रुपये प्रति केजी है। तो ज्ञात करना है कि अधिक महंगे चावल की कीमत कितनी है। तो देखिए यहाँ पे किलोग्राम पहले हम लिख लेते हैं, 30 है केजी और यहाँ पे 60 केजी है। दोनों को क्या किया जाता है? दोनों को मिक्स किया जाता है। तो 30 केजी का दाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम x मान लेते हैं। 60 केजी का दाम दिया गया है 100 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे मिक्स करके देखिए, मिक्स करके कितना दाम आ रहा है? 110 आ रहा है। तो दोनों चावल को मिक्स करके दाम 110 आ रहा है। अब पूछा है कि अधिक महंगे चावल की कीमत, मतलब x वाले के चावल की कीमत पूछा है, x की वैल्यू पूछा है। इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे
करेंगे 110 माइनस 100, 10 आ जाएगा यहाँ पे। और जब 110 माइनस 100 किए हैं तो इसका मतलब x माइनस क्या करेंगे, x माइनस करेंगे 110 के। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए 30 और 60 का रेशियो क्या आएगा, 1:2 आ जाएगा इधर ऊपर वाला रेशियो। तो 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2 बराबर आ जाएगा 10। ये देखिए इसका इसके साथ इसके सामने और इसका इसके सामने करते हैं तो ये x माइनस 110 हो जाएगा। तो x माइनस 110 बराबर, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 130 रुपये प्रति केजी, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वह सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक ज्ञात करना है जो क्या है 13, 6, 24 और 39 से विभाज्य हो। तो इसका मतलब कि ये जो चार ऑप्शन है हम इसमें विभाजकता देखेंगे। तो देखिए 24 13 से विभाज्य कि नहीं विभाज्य है, यहाँ पे देखिए 13 2 जा 26, तो यहाँ पे नहीं विभाज्य नहीं है। तो ये वाला देखते हैं 31 और यहाँ पे क्या कहते हैं 2 है, 13 और 13 2 जा 26, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 13 4 जा 52। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये क्या हो रहा है, ये 13 से कट रहा है, इसलिए क्या होगा, ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी जो कि इन सब से कटेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है 24 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो अब यहाँ पे जो 32 पुस्तक का जो विक्रय मूल्य हम बोल रहे हैं, तो इसको हमने क्या बताया था ट्रिक के हिसाब से, इसको आपको मान लेना है ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, और इसको मान लेना है ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो इसमें लाभ या हानि प्रतिशत पता करना है। तो जब सेलिंग प्राइस 24 है और ये 32 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो हानि हो जाएगी वो हो जाएगी 32 माइनस 24 ना, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हानि हो जाएगी। और कॉस्ट प्राइस कितनी है 32 मल्टीप्लाई 100 ना, तो 8 4 जा और यहाँ पे 25% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन a की पावर 9 है, b की पावर 9 है, c की पावर 3 है और अपॉन a की पावर 7 है, b की पावर 5 है, c की पावर 2 है, इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है। देखिए एक चीज़ आप जानिए, a की पावर अगर m है और a की पावर n है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसी तरह से अगर a की पावर 9 है तो a की पावर यहाँ 7 है, अगर 7 ऊपर जाएगा 9 माइनस 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा b की पावर 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई c की पावर 3 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा a की पावर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब आगे मत करिए, देखिए a की पावर 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर इसी में करेक्ट है, तो यही वाला करेक्ट होगा, बाकी अगर आप चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। तो एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 3.8 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक किसी वर्ष 1 जनवरी को क्या करता है 2710 रुपये और 1 जुलाई को क्या करता है 2700 रुपये जमा करता है। मतलब 1 जनवरी को भी इतना पैसा जमा करता है और 1 जुलाई को भी इतना पैसा जमा करता है। फिर क्या पूछ रहा है कि वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि क्या होगी, तो टोटल राशि क्या होगी ये पता करना है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो जनवरी का महीना है, जनवरी से लेकर के जुलाई तक कितना टाइम पीरियड है, 6 महीने का है, 6 मंथ का है ना। तो अब यहाँ पे ब्याज क्या है, ब्याज 3.8 है और गणना किसके आधार पे करनी है, अर्धवार्षिक करनी है। जब अर्धवार्षिक गणना होती है तो हमें ब्याज क्या करना होता है, आधा करना होता है। तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा 1.9, मतलब 3.8 का जब आधा करेंगे तो 1.9% हमें रेट परसेंट लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो जनवरी से लेकर के जुलाई तक के लिए जो अमाउंट होगा वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 2710 है और इस अमाउंट पे कितना ब्याज लगेगा 6 महीने के हिसाब से 1.9 और यहाँ पे क्या समय लिखेंगे, ये देखिए ये प्रिंसिपल है, ये रेट है और टाइम क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड देखिए 6 मंथ है, लेकिन यहाँ पे अर्धवार्षिक गणना हो रही है इसलिए हम यहाँ पे 6 मंथ का एक स्लॉट लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको अपॉन 100 कर देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा
1.49 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि 1 जुलाई को क्या करता है, फिर से इतना पैसा जमा करता है। तो जुलाई के लिए जो उसका प्रिंसिपल हो जाएगा, जो मूलधन हो जाएगा, वो देखिए 2710 रुपीज़, तो ये तो हो जमा करेगा ही ना। और उसके बाद जो पहले का था, पहले कितना था, 2710 था, इतना तो रहेगा ही, 2710 ये तो रहेगा ही पहले का। और उसके बाद पहले का जो ब्याज है, ये ब्याज है ना 51, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा। अरे भाई ब्याज भी तो मिलेगा और वो भी क्या बन जाएगा, अगले जुलाई से क्या हो जाएगा, उसका मूलधन हो जाएगा। देखिए जनवरी का मूलधन और प्लस जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जो ब्याज लगा है वो, ये दोनों मिलकर के मूलधन में आकर के जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मूलधन अभी इसने क्या किया है, और ऐड किया है, 2710 ऐड किया है। ठीक है, तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 1 और ये 7 और ये 4 और इधर 5। ठीक, तो इतना क्या हो जाएगा, इतना आपका जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इस पे जो ब्याज लगेगा, इस पे जो इंटरेस्ट रहेगा वो कितना होगा, 5471.49। आप देखिए यहाँ पे रेट परसेंट कितना लगेगा, 1.9 ही लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे टाइम क्या होगा, यहाँ पे भी टाइम क्या होगा, आधा होगा। आधा का मतलब एक, ए टाइम का 6 मंथ ना, 6 मंथ का एक स्लॉट अपॉन 100 कर देंगे। अब क्या करेंगे, जब आप इसको सॉल्व कर देंगे ना, तो ये ब्याज आ जाएगा आपका, थोड़ा सॉल्व करने पे आएगा 103.958 ऐसे करके समथिंग आएगा। तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का ना। और ये आ गया आपका जनवरी से लेकर के जनवरी से लेकर के जुलाई तक का। ये जनवरी से जुलाई और ये जुलाई से दिसंबर तक का। ठीक, जुलाई से दिसंबर और जनवरी से जुलाई। अब क्या कह रहा है कि उसे ब्याज के रूप में कितना मिला। तो भाई ये ब्याज 51, ठीक है, 51.49 जुलाई तक, और उसके बाद जुलाई से लेकर के दिसंबर तक कितना मिला, 0.95 और यहाँ पे 301। ठीक, तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 5 14 और यहाँ पे 14, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, फिर 3 2 5 हो जाएगा, 5 और यहाँ 155.44 और दशमलव 2 तक डिजिट लिखना था। ठीक है, तो इसलिए हमने दशमलव के 2 तक स्थान तक लिखा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना भाई। चलिए, तो एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर क्या होता है, 4 वस्तुएं मुफ्त में उसे मिल जाती हैं। तो पूरे सौदे में क्या होता है, 33% का लाभ अर्जित करता है। मान लीजिए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम मान लेते हैं एक वस्तु का जो मार्केट प्राइस है, हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का मार्केट प्राइस 10 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पे 14 वस्तुओं वे खरीद रहे हैं ना, तो 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करें तो 14 वस्तुओं का जो मार्केट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 140 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल वस्तुएं क्या हैं, टोटल वस्तुएं 4 और प्लस 14 दोनों क्या है, 18 है। इसका मतलब 4 वस्तुओं का जो मार्केट प्राइस होगा वो 40 होगा ना। तो उस हिसाब से 180 क्या हो जाएगा, 180 उसका हो जाएगा मार्केट प्राइस। ठीक है, क्योंकि 4 वस्तुएं तो उसको एक्स्ट्रा में मिल रही हैं। ठीक, अब ये जो मार्केट प्राइस होता है इसी पर तो छूट होता है, इसी पर छूट होकर के ये देखिए ये मार्केट प्राइस हो गया और इसी पर छूट होकर के सेलिंग प्राइस बनता है। तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, 180 पे छूट हो गया 5% का, तो 5% का जब छूट हो जाएगा तो 180 मल्टीप्लाई 5% मतलब 95/100। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा, एक सेलिंग प्राइस आ जाएगा 133। ठीक है, इसको काट पीट देंगे तो 133 ही आएगा।
फिर 133 रुपये ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 33% क्या होगा, लाभ अर्जित करेगा। देखिए, कॉस्ट प्राइस अगर उसका 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 133, तभी तो लाभ यहाँ पे 33 रुपये का होगा। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, और ये सेलिंग प्राइस कितना है, 133, और ये मार्केट प्राइस कितना है, 180। अब ये क्या कह रहे हैं, वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अंकित मूल्य कितना अधिक है, देखिए क्रय मूल्य क्या है, 100 है। अच्छा, अंकित मूल्य कितना है, 180 है, तो कितना अधिक है, 80 है। और किस पर अधिक है, क्रय मूल्य पर अधिक है। ठीक है, तो कट जाएगा यहाँ पे 80% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक सेल के दौरान राघव ने क्या किया है, 100 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 86% छूट पर और 95 रुपये अंकित मूल्य की एक पेन को 40% छूट पर खरीदता है, तो उसे सेल के कारण बचत कितनी होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, बचत तो वही होगी जितना छूट होगा ना। तो यहाँ पे क्या है, नोटबुक है और प्लस पेन है। तो 100 रुपये का क्या है, नोटबुक है, उस पर 86% की क्या है, छूट है, तो 86% की छूट। अब प्लस क्या है, पेन, पेन क्या है, कितने का है, 95 रुपये का है और 40% की छूट है। ठीक है, यहाँ पे आप ये मत करिएगा कि 100 माइनस 40 60 है, नहीं, ये जितना बचत वही होगा जो छूट है, तो जितना छूट है वही हमें निकालना है। तो यहाँ पे 86 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे कटेगा, 2 2 = 4, 2 5 = और 5 1 = 5, 4 5 9 = 19, 2 = 38, 8 4 12 13 14, मतलब यहाँ पे जिसका यूनिट डिजिट 4 है, तो 124 का यूनिट डिजिट 4 है और यही आएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि P/Q बराबर 19/5 प्लस 2/7 माइनस 2.4 प्लस ये अंडर रूट में है, मतलब इस ब्रैकेट में है 4.8/2.4 का होल स्क्वायर, जहाँ P/Q सरलतम रूप है, तो Q के अंकों का योग पता करना है। अब क्या है, अब हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ लेंगे। अब ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा ना, और फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 = 4 हो जाएगा, तो ये 4 आ गया। अब यहाँ पे कितना दिया गया, यहाँ पे इतना दिया गया, तो -2.4, तब इसको सॉल्व करिए, कितना आया, 0.6 आ गया, 3 और ये 1.6 आ गया। 1.6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 2 5 = 10 हो जाएगा, 2 8 = 16, मतलब यहाँ पे आ गया 8/5। ठीक, अब ये कितना, ये पूरा 8/5 आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए ये जो माइनस वाला निशान था ना, वो हट गया क्योंकि ये 4 बड़ा था, तो यहाँ पे 8/5 आ गया, तो 19/5 हो जाएगा आपका, प्लस 2/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 8/5 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया ना कि ये 4 बड़ा है, इसलिए यहाँ से माइनस हट गया है। अब देखिए क्या है, इसके बेस 5 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, प्लस 2/7। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो आ जाएगा 7 और ये 35 आ जाएगा। और उसके बाद अब आपको ऊपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि P/Q है ना, Q है ना, आपके Q को क्या करना है, Q के अंकों का योग पता करना है ना, तो Q के अंक तो आपको मिल गए हैं ना, P तो पूछा नहीं है, तो हम P के लिए क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, तो हम 5 3 क्या होता है, 5 3 8 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखिए यही सब छोटे छोटे लूप होल्स हैं जहाँ से आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, भूखंड के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए वर्ग के आकार का है और वर्ग का आकार का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल जो वर्ग का होता है वो होता है भुजा का क्या, स्क्वायर ना। तो अगर क्षेत्रफल क्या दिया, 29929 दिया गया है, तो भुजा हमें कैसे पता चलेगी, हम इसका पता कर लेंगे कि ये किसको स्क्वायर करने पे ये आता है ना। तो अब देखते हैं कि किसका है, ये आपको चेक करना भी आना चाहिए। तो देखिए ये 9 आपने देखा, तो कि जिसकी यूनिट डिजिट 7 होगी या फिर जिसकी यूनिट डिजिट 3 होगी उसी का होगा ना, क्योंकि 7 स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में 9 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में 9 आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ये संख्या पूरी ले लेनी है। अब इसको देखिए ये किसके करीब है ना, 299 किसके करीब है, तो 17 के करीब होता है।
ठीक है, 17 के करीब होता है। तो अब यहाँ पे 17 का जो स्क्वायर करते हैं आपको 289 आता है ना, 289 आता है, और यहाँ पे ये करीब है इसके, तो या तो ये 177 का होगा या तो ये 173 का होगा। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि अगर हम क्या करें कि इसको एक बार आप चेक कर लीजिए, ये देखिए 175 का क्या होगा, 17 और 16 और 17 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 समथिंग कुछ आएगा ना, और यहाँ 5,025 तो आता ही है इसका, तो ये 300 समथिंग जब आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा ना, 299 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो भी ये वाली जो संख्या है ये वाली छोटी होगी ना, तो 175 से कोई भी संख्या छोटी होगी, तो छोटी कौन सी होगी, 173 वाली होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो देखिए ये क्या है, ये आपका ट्रिक है, इस तरह से आपको निकालना पड़ता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, शेयर कर लेना, लाइक कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ और जितने भी ग्रुप्स हैं आपके फेसबुक वगैरह में तो वहाँ से भी शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, एक संख्या को क्या करना है, एक संख्या को 150% बढ़ा, मतलब 50% का तो मतलब ही हो गया 150, ठीक है, तो यही बढ़ाना है। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 150 से, तो 150 से डिवाइड करिए और x बराबर यहाँ पे 100 कर दीजिए। देखिए ये आया कैसे, ये आया कैसे, कोई भी संख्या x रही होगी उसको 150% आपने बढ़ाया तो वो संख्या बन गई 3780, ठीक है। अब इसको काटिए, यहाँ पे काट दिया आपने, यहाँ पे 15 दूनी हो जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2520, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ये ना शॉर्ट मेथड से अप्लाई कर देती हूँ। वैसे भी आपको 2 जहाँ मिला तो आपको एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 2 आ रहा है, तो यहीं तक रुक जाना था, ठीक है, क्योंकि मेथड तो आपका सही ही है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मज़ेदार क्वेश्चन आ गया। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप अगर मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बता दूं तो कितना आप फ़ायदे में रहेंगे, कितना आपका समय बच जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है ना, बहुत सारे लोग सॉल्व करवाते हैं, मैथ्स तो बहुत सारे लोग सॉल्व कराते हैं, लेकिन जितनी फास्ट आप कर लोगे उतना ही आपके लिए गेन रहेगा, उतना ही आप सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे औरों से, ठीक है। चलिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी क्लास से आप जुड़ जाइए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना भाई, ये क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आय क्या है, इतनी थी, ठीक है। और अप्रैल में उसकी आय और प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक है। 50% अधिक का मतलब 3/2, ठीक है। और यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रतिमाह औसत आय इतनी है तो मई से दिसंबर तक के लिए ललित की प्रतिमाह औसत आय कितनी होगी। देखिए बस मैं बहुत जल्दी आपको कराऊंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर सारी यूनिट डिजिट अलग है ना, तब मुझे मज़ा आ गया आपको बताने में। कैसे, देखिए पहले प्रथम 3 माह क्या होगा, जनवरी होगा, फरवरी होगा और मार्च होगा। प्रथम 3 माह का योग क्या आएगा, जो औसत होगा उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये औसत है, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12, यूनिट डिजिट 12 आएगा और समथिंग कुछ आएगा आगे। अगर हम नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। अब अप्रैल का क्या हो जाएगा, अप्रैल का क्या हो जाएगा, अप्रैल में देखिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना। और कितना, इतना बटे 2 क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि जो अप्रैल की आय है पहले 3 महीने की जो आय है इसकी आय से 50% अधिक है। 50% अधिक का मतलब होता है कि 3/2, ठीक है। कैसे आया 3/2, देखिए यहाँ पे ये 100 है और ये 150, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 5 3 जा हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक। तो इसीलिए अब क्या करना है, इसको आपका काटना है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 ना, 2 2 जा फिर 3 2 जा 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा, तो 6 करके आगे समथिंग आएगा। अब हम नहीं करेंगे आगे। अब जो है मई से लेकर के जो दिसंबर तक का योग,
मई से लेकर के दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 8 महीने होते हैं। तो 8 महीने का यहाँ पे योग आपको अभी नहीं पता है। तो मतलब जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई से दिसंबर हो गया। तो ये सब योग बराबर किसके हो गया? 12 महीने के योग। तो 12 महीने का औसत दिया गया है ना, कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है। तो 12 महीने का औसत में 12 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 से 36। तो यहाँ पे 36, हम यहाँ पे डायरेक्ट 36 की जगह है यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 2 8 करके आ जाएगा समथिंग। उसके बाद जब यहाँ पे प्लस और ये वही सेम वही उतारेंगे बराबर, यहाँ पे 6 है और समथिंग ऐसे आगे है। अब जब ये 8 ना इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -8 आएगा और समथिंग। देखिए यहाँ पे 8 महीना मई से लेकर के दिसंबर तक का योग बराबर क्या हो जाएगा? योग बराबर हो जाएगा यहाँ पे समथिंग 6 माइनस समथिंग 8। ठीक है, तो ऐसे आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऐसे करके समथिंग 8 आ जाएगा। ठीक, अब क्या? अब यहाँ पे जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 से डिवाइड करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे समथिंग कुछ होगा तब 8 होगा ना, यहाँ पे कुछ होगा तब तो 8 होगा। तो 8 की टेबल में ऐसा, 8 के पहाड़े में ऐसा क्या आता है कि लास्ट में 8 आए ना। देखो क्या हो जाएगा? कितना? 6 जब आ जाएगा, क्योंकि 8 6 48 आता है ना, तो यूनिट डिजिट 8 आएगा इसका 48 का, क्योंकि यहाँ पे आगे भी तो कोई संख्या होगी तो 48 ना, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 6 आ गया। तो किसका यूनिट डिजिट 6 मिल रहा है? ये ऑप्शन नंबर 3 का यूनिट डिजिट 6 मिल रहा है और यही आपका करेक्ट है। देखिए मैंने इतने छोटे छोटे लिख करके एक एक दो दो संख्या लिख करके आपको समझा दिया है, और चैनल को शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है, कोई एक व्यू पॉइंट है वहाँ तक पैदल जाता है, फिर क्या करता है? फिर उसी व्यू पॉइंट से लौटता है कार से लौटता है ना। तो टोटल टाइम उसको कितना लगता है पैदल जाने और कार से जाने में? 7 घंटे और 15 मिनट ना, 7 घंटे और 15 मिनट। 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा, 4 से 128 29/4 घंटे लग जाएंगे। अब क्या कह रहा है? अगर वो दोनों तरफ कार से जाए मतलब 2C हो जाएगा, मतलब एक तरफ जा रहा है फिर एक तरफ लौट रहा है तो 2C हो जाएगा। दोनों तरफ कार से जाएगा तो उसको क्या हो रहा है? उसको 6 घंटे कम लग रहे हैं, यहाँ पे 6 घंटे कम लग रहे हैं। तो अब कितना आ जाएगा? 29 माइनस 4 6 24/4 कितना आ जाएगा? 5/4 घंटे ही लग रहे हैं। ठीक है, उतने घंटे कम लग रहे हैं तो भाई 5/4 घंटे लगेंगे ना। अब कह रहे हैं कि अगर वो दोनों तरफ जाए भी और लौटे भी तो 2p की वैल्यू पूछ रहा है ना। अब ये इक्वेशन 1 जो यहाँ पे है आपका p + c, ये दिया गया है ना, कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ p + c बराबर क्या है? 29/4 है। अगर ये वाले इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा। इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया है ना। तो अब 2p निकालना है, 2p बराबर क्या हो जाएगा? 29/2 माइनस 2c, तो -2c इधर जाएगा ना, तो 2c की वैल्यू क्या है? 5/4। अब देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 4 आ गया, हाँ, फिर उसके बाद 9 2 सा 18, 2 2 सा 4 एक 5 माइनस यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 8 में से 5 गए 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, 53/4। अब देखिए 4 काटेंगे, 4 1 ज़ा हो जाएगा और 4 3 ज़ा, मतलब 13 घंटे तो लगेंगे ही, 13 घंटे लगेंगे और 1/4 घंटे, तो 13 घंटे हो गए। और उसके बाद ये इसको हम क्या करेंगे? मिनट में बदलेंगे ना, तो 4 1 ज़ा 4 1 2 4 5 ज़ा, तो 13 घंटे 15 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर वही घांच पांच वाला क्वेश्चन आ गया। चलो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 2.6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक किसी वर्ष 1 जनवरी को क्या करता है? इतने रुपए
और 1 जुलाई को इतने रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि पता करनी है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज संयोजित हो रहा है। इसका मतलब ये जो 2.6 है, यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट हो जाएगा 1.3%, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा। लेकिन अब जनवरी से लेकर के जुलाई तक में कितना उसको ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा ये आपको पता करना है। तो जनवरी से लेकर जुलाई तक पहले कितना उसका प्रिंसिपल है 8, देखिए 8565 मल्टीप्लाई, अब ये प्रिंसिपल हो गया। अब रेट कितना लग रहा है 1.3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है पहले 6 महीने के लिए ना, पहले 6 महीने के लिए है और फिर उसके बाद फिर 6 महीने, तो मतलब 6 महीने का 2 स्लॉट होगा कि नहीं होगा। तो इसमें पहला स्लॉट, ये 6 महीने का पहला स्लॉट, ये 6 महीने का पहला स्लॉट के लिए कितना उसको ब्याज लगेगा, मतलब जनवरी से जुलाई तक के लिए उसे कितना ब्याज लगेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे। आ जाएगा आपका 111.34। तो ये आ जाएगा जनवरी से जुलाई तक के लिए ब्याज। अब देखिए, अब जुलाई के लिए आपका मूलधन क्या हो जाएगा, जुलाई के लिए पहले तो जनवरी में जितना इसने प्रिंसिपल जमा किया था, मूलधन जमा किया था जनवरी से लेकर के मूलधन, ठीक है, जनवरी वाला मूलधन, फिर जनवरी से लेकर के जुलाई तक जो ब्याज लगा 111.34, फिर प्लस, अब ये क्या कर रहा है, जुलाई में इतना और जमा कर दे रहा है ना 8565। तो इन सब का योग कितना हो जाएगा, इन सब का योग हो जाएगा, सबको योग करेंगे तो ये आ जाएगा 17241.34। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन तो है ही, कोई क्वेश्चन ऐसे दे ही देते हैं कि बस दिमाग खराब करने वाला। तो ये जुलाई के लिए मूलधन ये हो गया। अब इस पर ब्याज लगेगा, इस पर ब्याज लगेगा तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक लगेगा, मतलब 6 महीने का स्लॉट, 6 महीने का स्लॉट मतलब एक टाइम हमें एक लेना है ना, टाइम हमें एक लेना है। तो कैसे, देखिए 17241.34, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रिंसिपल। अब इस पे जो ब्याज कितना लगेगा 1.3, फिर एक स्लॉट, ठीक है, मल्टी अपॉन 100, ठीक, 224.13, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। तो अब देखिए जुलाई से लेकर के दिसंबर तक आपको ये ब्याज मिला, ठीक है, और जनवरी से लेकर जुलाई तक ये ब्याज मिला। अब इन्हीं दोनों ब्याज को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, इन दोनों ब्याज को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि आपको ब्याज के रूप में टोटल मिलने वाली राशि पता करनी थी, ठीक है। तो क्या करेंगे 111 और 0.34 को जोड़ेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 335.47 करके आ जाएगा। अब देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके मोस्ट करीब है, तो करीब वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा ब्याज पूछा था ना, तो ये ब्याज जोड़ लिया आपने, ये वाला ब्याज जोड़ लिया, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो ये ब्रैकेट में है और ये मल्टीप्लाई है, ये है और इतना है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, मतलब -1.5 मल्टीप्लाई 8.2, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए 15 दूनी 30 हो जाएगा, फिर 3 और 1 2, ठीक है। तो इतना हो जाएगा और उसके बाद 2 डिजिट बाद हमें क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। तो क्या आ जाएगा इसका 12.3 आ जाएगा। अब माइनस माइनस है, माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई में प्लस ही हो जाता है। फिर क्या, फिर यहाँ पे माइनस क्या करना है, -3.3 कर देना है। तो आ जाएगा पहले पॉइंट वाला घटाएंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, मतलब ये टोटल कितना आ जाएगा, इसका 9 आ गया। अब 9 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 मल्टीप्लाई 4.2। अब यहाँ पे चलिए, अब आपको 42 का क्या करना है, 42 का स्क्वायर अगर नहीं पता हो तो कैसे सॉल्व करना होता है, 4 2 लिख लीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए, 2 2 जा क्या होता है 4 होता है ना, 4 4 जा क्या होता है 16 होता है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42 का जो स्क्वायर हो जाएगा इतना आ जाएगा, ठीक
ठीक है 1764। चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कितना आ गया 1764 आ गया। अब लेकिन यहाँ 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना है आपको और मल्टीप्लाई क्या कर देना है, मल्टीप्लाई आपको 9 कर देना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए 9 4 जा 36, फिर यहाँ पे 7, फिर 8, फिर 5, फिर 1, उसके बाद 2 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी आपको क्या करना था 8 तक करना था, उसके बाद आगे नहीं करते, ठीक है 8 तक करना था, यहाँ तक मिल ही रहा था, फिर इसको क्या ही करने की ज़रूरत पड़ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि y की पावर 3 माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y की पावर 3 माइनस 1, ये कह रहा है, ठीक है। तो जो ये साइन होता है इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा k अपॉन y की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें क्या रखना है, y की वैल्यू 3 रखनी है, x की वैल्यू 6 रखनी है। तो y की वैल्यू हम पहले x की वैल्यू हम 6 रख लेते हैं, y की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 1 26 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी 26 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब क्या करना है, अब फिर से यही वाला हमें इक्वेशन लेना है, यही वाला इक्वेशन आप लीजिए और उसके बाद ये वाली वैल्यू रख करके देखिए ना। तो x बराबर क्या करना है k की पावर y क्यूब माइनस 1 ना। तो देखिए x की जगह तो हमें पता नहीं है, हमें यही है फाइंड करना है। k की वैल्यू तो हमें आ गई, k की वैल्यू क्या आई है 26 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो उसके बाद अपॉन y क्यूब कितना है 9, और 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 26 मल्टीप्लाई 6, देखिए इसको सॉल्व करिए, 6 6 जा 36, 2 6 जा 12, 13 14 15 x, और उसके बाद 128। अब चलिए इसको काटते हैं ना, तो इसको काटिए, 2 3 जा 6, 1 यहाँ 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, और उसके बाद 2 8 जा 16। अब यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 2 जा, फिर यहाँ पे अब हाँ अब क्या करेंगे, अब चलिए 3 से काटते हैं, लेकिन 3 से तो नहीं कटेगा ये, 13 से कटेगा, हाँ 13 3 जा हो जाएगा, और 13 1 जा हो जाएगा, और उसके बाद 13 4 जा हो जाएगा। तो 3 बटे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो ये ब्रैकेट में है और ये मल्टीप्लाई है, ये है और इतना है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, मतलब -1.5 मल्टीप्लाई 8.2, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए 15 दूनी 30 हो जाएगा, फिर 3 और 1 2, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, और उसके बाद 2 डिजिट बाद हमें क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। तो क्या आ जाएगा इसका 12.3 आ जाएगा। अब माइनस माइनस है, माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई में प्लस ही हो जाता है। फिर क्या, फिर यहाँ पे माइनस क्या करना है, -3.3 कर देना है। तो आ जाएगा पहले पॉइंट वाला घटाएंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, मतलब ये टोटल कितना आ जाएगा, इसका 9 आ गया। अब 9 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 मल्टीप्लाई 4.2। अब यहाँ पे चलिए, अब आपको 42 का क्या करना है, 42 का स्क्वायर अगर नहीं पता हो तो कैसे सॉल्व करना होता है, 4 2 लिख लीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। 2 2 जा क्या होता है 4 होता है ना, 4 4 जा क्या होता है 16 होता है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42 का जो स्क्वायर हो जाएगा इतना आ जाएगा, ठीक है 1764। चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कितना आ गया 1764 आ गया। अब लेकिन यहाँ 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना है आपको, और मल्टीप्लाई क्या कर देना है, मल्टीप्लाई आपको 9 कर देना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए, 9 4 जा 36, फिर यहाँ पे 7, फिर 8, फिर 5,
फिर 1, उसके बाद 2 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी आपको क्या करना था, 8 तक करना था, उसके बाद आगे नहीं करते, ठीक है। 8 तक करना था, यहाँ तक मिल ही रहा था, फिर इसको क्या ही करने की ज़रूरत पड़ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि y की पावर 3 माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y की पावर 3 माइनस 1, ये कह रहा है, ठीक है। तो जो ये साइन होता है इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, k अपॉन y की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें क्या रखना है, y की वैल्यू 3 रखनी है, x की वैल्यू 6 रखनी है। तो y की वैल्यू हम पहले x की वैल्यू हम 6 रख लेते हैं, y की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जो 9 3 जो 27 माइनस 1 26 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी 26 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब क्या करना है, अब फिर से यही वाला हमें इक्वेशन लेना है, यही वाला इक्वेशन आप लीजिए और उसके बाद ये वाली वैल्यू रख करके देखिए ना। तो x बराबर क्या करना है, k की पावर y क्यूब माइनस 1 ना। तो देखिए x की जगह तो हमें पता नहीं है, हमें यही है फाइंड करना है। k की वैल्यू तो हमें आ गई, k की वैल्यू क्या आई है, 26 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो उसके बाद अपॉन y क्यूब कितना है, 9, और 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है, माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 26 मल्टीप्लाई 6, देखिए इसको सॉल्व करिए, 6 6 जा 36 और 2 6 जा 12, 13 14 15 x और उसके बाद 128। अब चलिए इसको काटते हैं ना, तो इसको काटिए, 2 3 जा 6, 1 यहाँ 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और उसके बाद 2 8 जा 16। अब यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 2 जा, फिर यहाँ पे अब हाँ, अब क्या करेंगे, अब चलिए 3 से काटते हैं, लेकिन 3 से तो नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा भाई, हाँ 4 बार जाएगा, ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा, हाँ 13 3 जा हो जाएगा और 13 1 जा हो जाएगा और उसके बाद 13 4 जा हो जाएगा। तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चंदू नाव से क्या करता है, 245 किलोमीटर की दूरी तय करता है धारा की विपरीत दिशा में, 30 घंटे में तय करता है धारा की विपरीत दिशा में। अब जब धारा की दिशा में क्या करता है, 21 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल पता करना है। तो मान लेते हैं धारा की चाल क्या होगी, v होगी, और जो नाव की चाल है वो कितनी होगी, नाव की चाल कितनी होगी, u होगी, ठीक है। तो जो नाव की चाल है, नाव की चाल में से धारा की चाल क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी तो विपरीत दिशा में होगा। देखिए नाव ऐसे जा रही है, ये प्यारी सी हमारी नाव है ना, नाव इधर जा रही है और धारा इधर आ रही है, तो नाव की चाल को क्या करेगा, धारा घटाएगा ना, चाल को घटाएगा, कम करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब विपरीत दिशा में जाती है, विपरीत इस दिशा में, इस दिशा मतलब विपरीत दिशा में, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, नाव की चाल से धारा की चाल को घटाते हैं। अब ये चाल हो गया ना। अब हम क्या जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 245 किलोमीटर है, तो अभी 245 को हम d लिख दे रहे हैं और यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम 30 घंटे है, ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि धारा की दिशा में मतलब u प्लस v बराबर कितना हो जाएगा, d अपॉन क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। अब किसकी चाल पता करनी है, धारा की चाल पता करनी है, यानी कि हमें v की चाल पता करनी है। तो v की चाल कैसे पता होगी भाई, देखिए ये माइनस करेंगे, इसको कैंसिल हो गया, ये माइनस करेंगे तो -2v आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, d अपॉन 30 माइनस d अपॉन 21, ठीक। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करिए यहाँ से। तो ये 30 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 21, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 9 ना, 9d आ जाएगा, फिर 3 3 जा और 3 1 जा, तो लेकिन वैसे यहाँ पे -9 आएगा, तो माइनस माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा। अब इधर हम सॉल्व कर लेते हैं ना,
2v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3d। अब d की जगह हम वैल्यू रख देते हैं d की वैल्यू कितनी है डिस्टेंस की 245 है। अपॉन क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे काटते हैं 3 1 जा 3 7 जा और 7 7 3 हाँ 7 3 जा 21 और 1 हो जाएगा 3 7 5 जा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा v बराबर हो जाएगा, लग रहा है पॉइंट में ही आएगा 3.5 और यहाँ पे फिर से डिवाइड 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे और काटेंगे इसको तो 2 1 जा हो जाएगा, फिर 0.27 जा 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0.5। तो 1.75 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा 1.75 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। वैसे भी जब 1 के बाद 7 आया तो आपको करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1 के बाद 7 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समान लंबाई की 2 ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में इतने किलोमीटर पर आवर और इतने किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। मतलब 2 ट्रेन है ऐसे जा रही है, दोनों समान एक ही दिशा में जा रही है। जब एक दिशा में जाए तब क्या होता है, तब आपस में क्या होता है घटती है चालें क्या होती हैं घटती हैं। तो 97 माइनस 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो चाल हो जाएगा स्पीड आ जाएगा 9 में 7 गए 6 9 में 2 गए 7 76 किलोमीटर पर आवर इनकी दोनों मिलाकर के स्पीड हो जाएगी। अच्छा, तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 45 सेकेंड में पार कर रही है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए एक ट्रेन डी होगा ना, तो दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा ना, 2d हो जाएगा। अब हम जानते हैं स्पीड इनटू टाइम होता है, तो 2d बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड कितना है 76 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 45 सेकेंड है, तो 45 लिख देंगे। लेकिन अब ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5/18 से मल्टीप्लाई 45। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब चलिए इसको काटिए 2 9 जा हो जाएगा और यहाँ पे 2 3 जा और 2 8 जा 16 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा 3 3 जा 3 1 जा 3 5 जा 15 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये अभी 2 है ना, क्योंकि प्रत्येक ट्रेन पता करनी है तो हम और काटेंगे 2 1 जा 2 7 2 9 जा। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 5 जा 45 और 5 5 5 मतलब 475 आएगा। आप इसको अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट से हमने पता कर लिया। तो एक ही ऐसा आ रहा है जिसमें 5 आ रहा है, यही वाला करेक्ट होगा। एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 60 सेंटीमीटर 75 और 45 दी गई, इसका क्षेत्रफल पता करना है। सबसे पहले ये जो भुजाएं हैं ना, इसको आप पता करिए कि एक रेशियो क्या बन रहा है इसका। देखिए 15 3 45 और 15 5 75 15 चौका 60, मतलब रेशियो बन रहा है 4 5 और 3 का। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल दिया गया है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक भुजा 5 एक भुजा 4 रेशियो में है, एक भुजा 3 रेशियो में है। तो आप इसका एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1/2 बेस क्या होगा, 3 वाला मल्टीपल चलिए ले लेते हैं 45 और हाइट क्या होगा, हाइट 4 वाला मल्टीपल ले लेते हैं 60। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 3 0 और 3 5 जा 15 3 4 जा 12 1 13 मतलब 1350 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शेफ 4 घंटे में 96 व्यंजन बना सकते हैं, तो प्रत्येक शेफ द्वारा 1 घंटे में बनाए जाने वाले औसत व्यंजन क्या होंगे। ये तो वही वाला हो गया ना, मैन वाला, इतने आदमी इतने दिन में और इतना वर्क करते हैं ना, और ये बराबर M2 D2 अपॉन W2, ये वर्क हो गया और ये हो गया आदमी की संख्या। ठीक है, चलिए तो इसमें M1 कितने 12 शेफ कितने घंटे में काम करते हैं दिन की यहाँ पे घंटा भी मल्टीप्लाई होता है ना डी। ठीक है, तो दिन तो नहीं दिया गया, घंटा दिया गया है, तो 4 घंटे। और यहाँ पे कितना काम करते हैं 96,
ठीक है। अब उसके बाद एक आदमी पूछा है, एक आदमी 1 घंटे काम करके कितना व्यंजन बनाते हैं, तो x मान लीजिए व्यंजन बनाते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 4 जा 12, 2 जा, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब कि औसत जो व्यंजन बनेगा वो 2 होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या है, इन संख्या में जोड़ने पर 11 से विभाज्य हो। तो चलिए देखते हैं सम संख्या का जोड़ और विषम संख्या का जोड़ क्या है। देखिए 4 है 9, 9 4 13 और 13 8 21। ठीक है, अब यहाँ 8 4 12, 12 3 15, तो 15। अब क्या ऐसा जोड़े 15 में कि वो क्या हो जाए, 21 हो जाए, तब जो डिफरेंस आए वो 0 आ जाए। ठीक है, तो क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, 6 5, देखिए 15 6 कितना होगा, 21 हो जाएगा, तब जा कर के विभाज्य हो जाएगा, तब डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 संख्याओं का औसत क्या है, 20 है। इसमें से 5 संख्याओं का औसत 18 है, शेष 3 संख्याओं का औसत पता करना है। देखिए तो 8 संख्याओं का योग पता कर लेंगे। 8 संख्याओं का योग क्या होगा, 8 × 20 करेंगे तो आएगा 160। ठीक है, 5 संख्याओं का योग कैसे पता करेंगे, 5 संख्याओं का योग करेंगे 18 × 5 तो आ जाएगा आपका 90। अच्छा, अब बचा शेष 3 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, शेष 3 संख्याओं का योग पता करना है। शेष 3 संख्याओं का योग हो जाएगा यहाँ पे 70। देखिए इसका माइनस कर देंगे 160 में से 90 तो आ जाएगा 70। अब औसत कैसे आएगा, औसत जो होता है जितनी संख्या है वो लिख लेंगे उसके नीचे, योग के नीचे जितनी संख्या है। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और उसके बाद यहाँ पे 1, 3 3 जा 9.33 ऐसे करके आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे 6 अंकों की संख्या इसमें जोड़ने पर 11 से विभाज्य हो जाए। देखिए 11 से विभाजकता का नियम सबको पता है कि जो ये विषम डिजिट है, यहाँ पे विषम स्थान पे जो भी डिजिट है उसको क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, तो 7 7 14 हो गया और 14 8 कितना हो गया, 22 हो गया, यहाँ पे 22 हो गया और 7 2 9 हो गया। जो भी इवन नंबर मतलब प्लेस पे है, जो सम प्लेस पे है उसको हम जोड़ेंगे, तो सम प्लेस पे 7 है 2 है और 8 है। ठीक है, 7 2 9 9 8 यहाँ पे हो गया 17। ठीक, तो अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए 17 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तभी 22 होगा और तभी डिफरेंस जा करके 0 आ जाएगा। ठीक, चलिए, और 0 डिफरेंस आता है तो ही 11 से विभाज्य है, या फिर दोनों का आपस में माइनस करने पर 11 से विभाजकता वाली कोई संख्या आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा ये अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 18 - 11 7 आ जाएगा और 7 / 7 1 आ जाएगा। तो अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पे डिवाइड है ना, तो 2/2 होगा, तो इसका भी 1 आ जाएगा, मतलब 1 × ये वाला 1 तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब उसके बाद 29 × 8 तो 9 8 = 72 और जिसके यूनिट डिजिट में लास्ट में 2 है वो ऑप्शन नंबर 1 ही एक ऐसा है जो करेक्ट होगा। आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों बाद उसका मिश्र धन क्या हो जाता है, इतना हो जाता है। तो एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना है। यहाँ पे देखिए 2 केस है, यहाँ पे टाइम का फर्क है, केस 1 और यहाँ पे केस 2 है। तो केस 1 में जो टाइम है वो कितना है, वो केस 1 में टाइम है यहाँ पे 3 साल का और केस 2 में टाइम है
1 साल का। अच्छा, अब केस 1 में जो भी आपका प्रिंसिपल आएगा वही सेम प्रिंसिपल केस 2 में भी रहेगा। और यहाँ पे जो भी समान दर, देखिए समान दर, इसका मतलब यहाँ का जो रेट परसेंट 10% है वही यहाँ का भी रेट परसेंट क्या होगा, 10% होगा। 10% यानी कि 1/10। अब यहाँ पे आप क्या जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100 होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज और मूलधन का क्या करना है, रेशियो निकाल लेना है, कितना आएगा। तो रेट कितना है, रेट है 1/10, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टाइम कितना है, 3 साल। तो यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ हमने 3 लिख लिया। अब सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रेट आ रहा, जो रेशियो आ रहा है 3:10 का रेशियो आ रहा है। अब हम क्या जानते हैं, अमाउंट बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इसका मतलब कि जो ये 3 यूनिट है, ये 10 यूनिट है, दोनों मिला करके 13 यूनिट हो गई। 13 यूनिट अमाउंट हो गया और यही अमाउंट आपका दिया गया है 9360 में, यही अमाउंट आपका दिया गया है। एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, एक यूनिट बराबर हो जाएगा 9360 अपॉन 13। जब आप इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 720। एक यूनिट बराबर 720 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको देखिए यही प्रिंसिपल यूज करना है, तो हमें ये देखिए ये प्रिंसिपल पता कर लेना है। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 10 यूनिट बराबर हो जाएगा 7200, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। जब ये प्रिंसिपल आ गया तो यही जो आप मूलधन यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ इस केस में सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो मूलधन कितना है 7200 है ना। और उसके बाद मल्टीप्लाई, रेट कितना है 1/10, मल्टीप्लाई टाइम यहाँ पे कितना है, इस केस में टाइम 1 साल दिया गया है, ये देखिए 1 साल है। इसका ब्याज पूछा था, तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, जो आपका साधारण ब्याज आ गया, वो कितना आ गया 720 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुधा का व्यय उसकी बचत से क्या है 100% अधिक है। यदि उसके व्यय में 2% की कमी होती है और बचत में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए आय बराबर हमेशा क्या होता है, आय जो इनकम होती है वो बराबर क्या होती है, जो भी व्यय है, जो भी व्यय है और जो भी उसका बचत है, ठीक है। ये व्यय और बचत मिलाकर के ही तो आय होती है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि सुधा का जो व्यय है उसकी बचत से 100% अधिक है। अगर हम बचत मान लेते हैं 100, ठीक है, बचत हमने 100 मान लिया, तो जो उसका व्यय हो जाएगा वो 100% अधिक है, यानी कि 200 हो जाएगा। अच्छा, 100 और 200 मिला कर ही तो आय बनेगा, तो कितना हो जाएगा आय, इस केस में 300 आय हो जाएगा। अब कह रहा है कि व्यय में 2% की कमी, तो व्यय में अगर हम 2% की कमी करें तो 98 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 8 जा 16, 9 2 जा 18, 1 19, 196 नया व्यय आ जाएगा, न्यू व्यय आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचत क्या होगा, देखिए बचत में क्या कर रहा है कि 10% की यहाँ पे वृद्धि कर रहा है। तो 10% की जब बचत में वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा 110 आ जाएगा। अब टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 1 10 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे अब क्या पूछा है, क्वेश्चन में आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ से यहाँ तक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 6। तो 6 और किस पे वृद्धि हो रही है, 300 पे हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई 100%। अब लेकिन यहाँ पे हमने 100 माना था ना, तो हमें जब 100 के उसमें माना था तो हमें 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 6 1 जा और 6 5 जा 30 और उसके बाद हाँ 1 मिनट 5 और यहाँ पॉइंट 5 2 जा 10, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0.02 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये मुझे इसका ऑप्शन ही गलत लगता है। अब इसको आप ही सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि जब पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो 4πr² लगेगा। और यहाँ पे जो डायमीटर दिया गया है, व्यास दिया गया है, वो 8
सेंटीमीटर दिया गया है। रेडियस क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यही रेडियस की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 4 तो आना, इसको पूरा सॉल्व करिए तो यही हो जाएगा आपका सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन में सॉल्व करने पे पता नहीं क्यों ये आ ही नहीं रहा है। इसको आप खुद भी सॉल्व करके चेक कर लीजिए। जब इसको हमने सॉल्व किया पूरा अच्छे से तो इसको सॉल्व करने के बाद आया मेरा 201.14 ऐसे करके सेंटीमीटर स्क्वायर आया, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। अब ये बताइए यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही तो लगाएंगे और तो कहीं से दिमाग लगा नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका मेथड सही है तो आंसर अगर गलत कर रहा है तो आप क्वेश्चन के लिए क्लेम भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आज की क्लास पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हो फेसबुक या जहां पे भी, आप इस वीडियो को क्लास को जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।